अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था और लास्ट टाइम इस चैप्टर को हम डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ रहे थे। आज हम इसमें पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं ये है ग्लूकोनियोजेनेसिस का। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस किसको कहते हैं? मेकिंग न्यू ग्लूकोज फ्रॉम अमीनो एसिड्स, फैट्स, एसिटाइलकोलाइन, यानी बनाना नए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अमीनो एसिड से, फैट से, एसिटाइलकोलाइन से, ठीक है। तो यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, इन सब को हम कहते हैं, ठीक है। ये जो सोर्सेज है जितने भी, इनको हम कहते हैं नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, ठीक। क्या कहेंगे इनको? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से हमने कार्बोहाइड्रेट्स बनाने हैं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको याद हो, मैं जरा नीचे आ जाता हूं। अच्छा जी, तो अगर आपको याद हो, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था ग्लाइकोलाइसिस लास्ट टाइम, और ग्लाइकोलाइसिस में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होती है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ से स्टार्ट होती है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, ठीक। तो ये हुआ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ग्लूकोज। अब ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहले क्या होता था कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल था वो कन्वर्ट होता था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। मैं बार बार पूरे स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, सिर्फ ये लास्ट कार्बन में बनाकर आपको दिखा देता हूं कि यहां से ये CH2O के साथ, यानी ये जो ऊपर OH था ना, इसमें से ये वाला H निकल जाएगा और इसकी जगह यहाँ पर लग जाएगा फास्फेट ग्रुप, ठीक। तो ये बन गया ग्लूकोज 6 फास्फेट। मैं ग्लाइकोलाइसिस के सिर्फ चंद स्टेप्स लिख लूंगा उसके, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड हमने कुछ डिस्कशन करनी है। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट के बाद मैं ग्लाइकोलाइसिस की कुछ स्टेप्स स्किप करके डायरेक्ट में इसके सेकेंड लास्ट स्टेप्स की तरफ आ जाता हूं, जहां फास्फोइनोल पायरुवेट बन रहा होता था। जहां क्या बनता था? ठीक, ये जो कंपाउंड है इसका नाम है फास्फोइनोल पायरुवेट, ठीक। और फास्फोइनोल पायरुवेट के बाद, इसके बाद फाइनली हमारे पास जो कंपाउंड बन रहा था ग्लाइकोलाइसिस में, वो कंपाउंड था पायरुवेट। क्या कंपाउंड था? पायरुवेट। स्टूडेंट्स, ये स्टेप्स सारे पुराने ग्लाइकोलाइसिस के ही स्टेप्स थे और इनको डिस्कस करना मजबूरी थी, क्योंकि इसी की डिस्कशन से ही आगे बात बढ़ेगी, ठीक है। तो अब मैं इसको ज़रा छोटा कर लेता हूँ और इसी से रिलेटेड मुख्तलिफ चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आपने स्टूडेंट्स देखा, सबसे पहले ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फास्फेट में, और ग्लूकोज 6 फास्फेट बीच में यहाँ पर कुछ स्टेप्स गुजरे, उसके बाद फास्फोइनोल पायरुवेट बन गया और लास्ट में पायरुवेट का मॉलिक्यूल बन गया। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? इसे आप पॉइंट नंबर 1 भी समझ सकते हैं कि पॉइंट 1 में आपने ये डिस्कस करना है। अब सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। सेकंड पॉइंट की तरफ, अब ये जो पायरुवेट का मॉलिक्यूल है ये वाला, ठीक, ये पायरुवेट का मॉलिक्यूल। तो ये पायरुवेट का मॉलिक्यूल ये मुख्तलिफ कंपाउंड से मिल करके
बन सकता है। अब सबसे पहले फर्ज करें हमारे बॉडी को when body needs ग्लूकोज, जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत हो और हमारे जिस्म में यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल लो हो या ना हो। अब इस सूरत में बॉडी क्या करेगा, हमारी बॉडी में जिन जगहों पर मसल्स मौजूद होंगे, क्या मौजूद होंगे, हमारी बॉडी में जिन जगहों में मसल्स होंगे उन मसल्स को ब्रेक डाउन किया जाएगा। जैसे कि मसल्स के अंदर होता है एलेनिन, ये एलेनिन ये जो है टूटकर पायरुवेट बन सकता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमने डिस्कस किया था एंड पॉइंट्स में, मेरा लेक्चर था ग्लाइकोलाइसिस एंड पॉइंट्स पार्ट 3 जो, उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि पायरुवेट एलेनिन में कन्वर्ट हो सकता है। तो दोबारा एलेनिन पायरुवेट के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है और आगे जा करके ये यानी एटीपी प्रोडक्शन का काम कर सकता है। एक तो हुआ एलेनिन, इसके अलावा जो दूसरे अमीनो एसिड्स हैं, कुछ और अमीनो एसिड्स भी जो हमें मुख्तलिफ प्रोटीन से हासिल हों, तो मुख्तलिफ प्रोटीन से अमीनो एसिड आकर वो भी पायरुवेट बना सकते हैं। और इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर खास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एडिपोज टिश्यूज। हमारी बॉडी में खास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, एडिपोज टिश्यूज। तो एडिपोज टिश्यूज वो सेल्स हैं जहां हमारी बॉडी का फैट स्टोर होता है, जहां हमारी बॉडी का फैट ग्लाइसरोल की शक्ल में स्टोर होता है। तो ये ग्लाइसरोल भी ग्लूकोनियोजेनेसिस कर सकता है। ये जो फैट है ये भी ग्लूकोनियोजेनेसिस करके ये भी पायरुवेट में कन्वर्ट हो सकता है। इट मीन्स कि ये भी हमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड कर सकता है जब जरूरत हो। तो स्टूडेंट्स, ये था दूसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस किया। ये दूसरा पॉइंट था। पहला पॉइंट ये था कि ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हुआ, वो कन्वर्ट हुआ फास्फोइनोल पायरुवेट में, वहां से पायरुवेट बना। अब ये पायरुवेट मसल की ब्रेकडाउन से एलेनिन बनेगा, उससे भी पायरुवेट बन सकता है, या आम प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन से जो अमीनो एसिड बनेंगे उनसे पायरुवेट बन सकता है। इसके अलावा हमारे एडिपोज टिश्यूज जिनके अंदर ठीक है फैटी एसिड्स या जो हमारे बॉडी के लिपिड्स स्टोर रहते हैं, तो ये भी जो है पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके बाद हम इस रेड वाले को पॉइंट नंबर 2 कंसीडर करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। तो चलिए जी, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और पेन का कलर भी चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो सके। चलिए पॉइंट 3 स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट 3 में ये है कि ये जो पायरुवेट है, ये पायरुवेट का, मैं इसको जरा सा बड़ा कर लूं, ये पायरुवेट का मॉलिक्यूल ऑक्जेलो एसीटेट बन सकता है। क्या बन सकता है? ऑक्जेलो एसीटेट बन सकता है। ऑक्जेलो एसीटेट का फार्मूला क्या है? ये 3 कार्बन्स पर मुश्तमिल एक कंपाउंड होता है जिसमें नीचे CH2 और C डबल बॉन्ड O- ये ग्रुप मौजूद होगा, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप जिसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें से H निकला हुआ है, और इसके सेकंड कार्बन पर भी यही ग्रुप लगा हुआ होगा और इसके फर्स्ट कार्बन पर कीटोन ग्रुप लगा हुआ होगा। तो ये ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, पायरुवेट किसमें? ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो सकता है। इस दौरान पायरुवेट को ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट करने के लिए एक एटीपी यूज होता है। तो एटीपी में से फास्फेट निकलकर एडीपी बनेगा और इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव होगा।
अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया स्टूडेंट्स? ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आया, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इस प्रोसेस में रिलीज होगा और इस स्टेप होगा पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से। किस एंजाइम की मदद से? पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से, ठीक। दोबारा देखिए, पायरुवेट कन्वर्ट होगा ऑक्सैलो एसीटेट में, इस दौरान एक एटीपी कन्वर्ट होगा एटीपी में, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और इस स्टेप को कन्वर्ट कौन करेगा? पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। अब ये जो ऑक्सैलो एसीटेट बन गया, अब ये ऑक्सैलो एसीटेट दोबारा फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो सकता है और इस कन्वर्जन के दौरान दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगा और इसके अलावा एक जीटीपी कन्वर्ट होगा जीडीपी में, ठीक। यानी ट्राईफॉस्फेट था यहाँ पर और ये कन्वर्ट होगा डाइफॉस्फेट में। तो यहाँ भी फॉस्फेट की मदद से इस स्टेप को एनर्जी दिया गया कन्वर्जन के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम है फास्फोइनोल पायरुवेट, ठीक। फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज। ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके दोबारा फास्फोइनोल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, ठीक। और एक फास्फेट ले लेगा ताकि यहाँ पर फास्फेट ग्रुप कार्बन 2 पर आ जाए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात नोट करने की है, ये भी आप साथ साथ नोट कर लेना। पायरुवेट जो डी कार्बोक्सिल एंजाइम है, ठीक है, चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ। पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है, ठीक है। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होता है। कहाँ मौजूद होता है? ये जो पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है ये सिर्फ किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक। तो ये एंजाइम सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसलिए पायरुवेट को मैं यहाँ लिख लेता हूं, इसलिए पायरुवेट को कन्वर्ट होने के लिए पहले माइटोकॉन्ड्रिया में जाना होगा। यानी इस जगह की बात हो रही है। ये जो पायरुवेट है इसको ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होने के लिए पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम चाहिए और ये जो पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होता है। तो पहले पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होना होगा ताकि वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक। तो क्या करना होगा? पहले माइटोकॉन्ड्रिया में जाना होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होने के बाद फिर पायरुवेट का मॉलिक्यूल, ठीक है, सॉरी इधर यू आएगा, पायरुवेट का मॉलिक्यूल फिर पायरुवेट ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो सकता है। ये बात आपको क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? दोबारा एक दफा जरा थोड़ा सा सुन लें। यहाँ देखना, मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पायरुवेट कन्वर्ट हो सकता है ऑक्सैलो एसीटेट में, जो कि अगेन कन्वर्ट हो सकता है फास्फोइनोल पायरुवेट में, लेकिन पायरुवेट ऑक्सैलो एसीटेट में तब कन्वर्ट होगा जब ये पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम मौजूद होगा और ये एंजाइम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो पायरुवेट को ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होने के लिए पहले जाना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर।
माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद ये ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है और ऑक्जेलो एसीटेट बाद में क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाता है, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था पॉइंट नंबर 3। तो यहाँ तक इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले पॉइंट में हमने ये डिस्कस किया था ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होगा, वो फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, वो पायरुवेट में। अब पायरुवेट जो है वो मसल्स के ब्रेकडाउन से एलेनिन के बनने से भी पायरुवेट बन सकता है, या प्रोटीन के ब्रेकडाउन के बाद अमीनो एसिड बनने से भी पायरुवेट बन सकता है, और इसके अलावा एडिपोज टिश्यूज के अंदर जो ग्लिसरॉल है उससे भी पायरुवेट बन सकता है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप था। और थर्ड स्टेप में हमने ये डिस्कस किया कि पायरुवेट ऑक्सिलो एसीटेट में कन्वर्ट हो सकते हैं और वो दोबारा फास्फोइनोल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। ठीक, अब इसके बाद एक दो बातें मैं जनरली डिस्कस करूंगा, फिर हम दोबारा टॉपिक की तरफ आएंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारी बॉडी दो कंडीशंस में हो सकती है। ठीक है, एक तो ये है कि हमारी बॉडी भूख की हालत में हो, और एक ये है कि वेल फेड स्टेट में हो। भूख की हालत और वेल फेड स्टेट के अंदर मैं जरा इसको यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, बॉडी या तो क्या होगा वेल फेड स्टेट के अंदर, या फिर बॉडी क्या होगा कि फास्टेड स्टेट के अंदर। यानी ये भूख की हालत है, और वेल फेड स्टेट का मतलब है सेरी की हालत। ठीक है, यानी जब बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज्यादा, तो वेल फेड स्टेट का मतलब है कि ब्लड ग्लूकोज की मिकदार पूरी हो, यानी जितनी बॉडी को चाहिए उस हिसाब से अच्छी खासी मिकदार मौजूद हो। और फास्टेड स्टेट का मतलब है लो ब्लड ग्लूकोज, यानी ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसका लेवल कम हो। ठीक है, तो ये हुए दो कंडीशंस। तो पहली कंडीशन में जब हमारा बॉडी वेल फेड स्टेट के अंदर होगा, तो इस दौरान क्या होगा कि हमारा जो लिवर है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो लिवर है, या हमारी बॉडी में जो मसल्स है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स है, हमारी बॉडी के जितने भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होंगे, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ये या तो मसल्स के अंदर आकर के स्टोर हो जाएंगे, या फिर हमारे लिवर में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, क्या चीज? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, क्योंकि ये ग्लूकोज कहाँ पे होगा? ये ग्लूकोज होगा ब्लड के अंदर। ठीक, अब ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो या तो मसल्स में जाकर स्टोर हो जाएगा, या फिर हमारे लिवर में जाकर के स्टोर हो जाएगा। और लिवर में या मसल्स में जहां भी चला जाए, तो उस जगह में जाकर के ये ग्लूकोज यानी पैकेज अप हो जाएगा। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मसल्स में या लिवर में जाकर, ठीक है, पैकेज अप हो जाएंगे। पैकेज अप का मतलब है आपस में मिल जाएंगे, और फिर मिलने के बाद ये बनाएंगे ग्लाइकोजन। मिलने के बाद ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे ग्लाइकोजन। और दूसरी तरफ अगर हमारी बॉडी यानी फास्टेड स्टेट में हो, यानी भूख की हालत में हो, फिर क्या होगा कि हमारे बॉडी के अंदर, लिवर के अंदर और हमारी बॉडी में मसल्स के अंदर स्टोर शुदा जो ग्लूकोज था, वो ग्लूकोज, ठीक है, वो जो ग्लाइकोजन इनके अंदर स्टोर था, तो ग्लाइकोजन जो यहाँ स्टोर था,
अब वो ग्लाइकोजन क्या करेगा, उस ग्लाइकोजन की होगी ब्रेकडाउन और वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर बॉडी की रिक्वायरमेंट को यानी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने का काम शुरू कर देगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर बॉडी वेल फेड स्टेट के अंदर होगा तो ब्लड ग्लूकोज को लिवर के अंदर और मसल्स के अंदर स्टोर करेगा ग्लाइकोजन की शक्ल में, और जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं होगा तो लिवर और मसल्स के अंदर मौजूद ग्लाइकोजन को दोबारा तोड़ करके इसको दोबारा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाएगा। इस तरह से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को एक इक्विलिब्रियम के अंदर बॉडी में रखा जाता है। अब हम आते हैं दोबारा टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक में अब तक हम 3 बातें डिस्कस कर चुके थे या 3 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके थे। उम्मीद है आपको अभी तक जहन में होगा और क्लियर भी होगा। इसके बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। अब हम डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 4 को। तो ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट का मॉलिक्यूल है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि टॉपिक्स में फर्क आपको नजर आए। ये यहाँ से जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 1 फास्फेट के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज 1 फास्फेट में। ठीक, तो मैं पूरा स्ट्रक्चर ड्रा नहीं करूंगा, स्ट्रक्चर्स वही है जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सिर्फ ये कि ये जो कार्बन नंबर 1 है, ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 यहाँ पर होता है, ये आपको समझ आ रहा है? ये कार्बन नंबर 1 है, इस पर फॉस्फेट ग्रुप आकर के लग जाएगा, ये बन जाएगा ग्लूकोज, ठीक है, 1 फॉस्फेट। और इस दौरान जो एंजाइम यूज होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए है, वो है फास्फोग्लूकोम्यूटेज। एंजाइम का नाम क्या है? फास्फोग्लूकोम्यूटेज। और आप देख रहे हैं कि ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ठीक, या तो क्लियर हो गया जी। अब इसके बाद ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है, ठीक, ये कन्वर्ट हो सकता है, ये क्या हो सकता है? ये आगे जाकर कन्वर्ट हो सकता है एक और कंपाउंड के अंदर और उसका नाम है यूडीपी ग्लूकोज। क्या नाम है इसका? यूडीपी ग्लूकोज, ठीक है। और इसे हम कहते हैं यूरेडीन, ठीक है, डाइफॉस्फेट ग्लूकोज। क्या कहेंगे इसे? यूरेडीन डाइफॉस्फो ग्लूकोज, ठीक है, यूरेडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज। मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। ये वही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और ये इसके कार्बन नंबर 1 पर जो फॉस्फेट लगा था। अब क्या होगा? ये फॉस्फेट एक और फॉस्फेट के साथ जुड़ जाएगा और वो फॉस्फेट ऑलरेडी एक राइबोज शुगर के साथ जुड़ा हुआ था और वो ऊपर जाकर एक नाइट्रोजीनियस बेस के साथ, यूरेसिल के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक, तो ये पोर्शन अलग सा है और ये पोर्शन अलग सा। ये जो पोर्शन है ये यहाँ से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से आया हुआ है और इसके साथ बाद में आकर लग गया, तो ये बन गया, देखिए, यूरेडीन डाइफॉस्फेट, यानी डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट वाला ग्लूकोज ये यूरेडीन के साथ बन गया। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इस रिएक्शन को पायरोफॉस्फोरिलेज एंजाइम, ठीक है, पायरोफॉस्फोरिलेज, ये एंजाइम ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और इस दौरान एक यूटीपी इस्तेमाल होगा, ठीक, यानी ट्राइफॉस्फेट इस्तेमाल होगा, जिससे एक फॉस्फेट यहाँ पर आ जाएगा, या हम ये कह सकते हैं यूडीपी
ग्लूकोज, सॉरी, तो यूटीपी यहाँ पर क्या होगा, इस रिएक्शन के अंदर यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक, क्या यूटिलाइज होगा, यूटीपी यानी ट्राइफॉस्फेट यूटिलाइज होगा। सॉरी, ठीक हो गया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा यूडीपी ग्लूकोज के अंदर, और ये जो यूटीपी है ये असल में इस कंपाउंड की बात हो रही है, और ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के साथ जुड़ जाएगा। अब इसके बाद ये जो यूडीपी ग्लूकोज है ये अगेन कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में। अब कैसे कन्वर्ट होगा मैं आपको जरा समझाता हूं। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो है ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल है, ये क्या है, ग्लाइकोजन है, सही। अब ये यूडीपी ग्लूकोज ग्लाइकोजन कैसे बनाएगा, ठीक है, ये बनाएगा एक एंजाइम की मदद से, उसका नाम है ग्लाइकोजन साइंथेज। क्या नाम है एंजाइम का, ग्लाइकोजन साइंथेज। और इस दौरान यूडीपी दोबारा रिलीज होगा। इस दौरान क्या होगा, यूडीपी दोबारा से रिलीज होगा। ठीक हो गया। अब देखना, आप इस पे गौर करें, ये जो पोर्शन था इसका ये वाला, ये दोबारा रिलीज होगा, ये वाला, ठीक, ये पोर्शन दोबारा रिलीज होगा। और ये जो ग्लूकोज और फास्फेट था इसमें से ये फास्फेट भी निकल जाएगा, और ये ग्लूकोज फिर दूसरे ग्लूकोज के साथ जुड़ जाएगा। इसी तरह एक और यूडीपी फिर निकल जाएगा, फिर तीसरा ग्लूकोज जुड़ जाएगा, फिर एक और यूडीपी निकलेगा, चौथा। तो इस पोर्शन का काम ये होता है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूलों को आपस में अटैच करना। ये बात क्लियर हो गई। दोबारा देख लीजिए, ये जब यूडीपी ग्लूकोज बन जाता है, इसमें ये जो ये मॉलिक्यूल है ये वाला, ये क्या करेगा, अब इन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को फर्ज करें, एक मॉलिक्यूल ये है, फिर इसी तरह एक और मॉलिक्यूल, फिर तीसरा, फिर चौथा, इनको आपस में जोड़ता चला जाएगा और ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल बनाएगा। खुद ये रिलीज हो जाएगा, और रिलीज होने के बाद दोबारा इसी स्टेप को कन्वर्ट करने का काम करता रहेगा। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब ये जो ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल बन गया है यहाँ पर, ठीक, अब ये ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल दोबारा ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। किस एंजाइम के जरिए, ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज के जरिए। किस एंजाइम के जरिए, ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज। तो ये ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज के जरिए दोबारा ग्लूकोज 1 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये था पॉइंट नंबर 4। ठीक, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए पॉइंट वाइज। पहले हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था, ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हुआ, फास्फोलिनोल पायरुवेट में, पायरुवेट में। अब जो पायरुवेट है वो मसल्स के थ्रू भी बन सकता है, प्रोटीन के ब्रेकडाउन से भी बन सकता है, और एडिपोज टिश्यूज में ग्लाइसोल से भी बन सकता है। ठीक, फिर पॉइंट नंबर 3 में हमने डिस्कस किया कि पायरुवेट ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट होकर के दोबारा फास्फोलिनोल पायरुवेट भी बना सकता है। और चौथा पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है ये ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट हो सकता है, वो यूडीपी ग्लूकोज में यूडीपी ग्लूकोज ग्लाइकोजन बनाएगा, और ग्लाइकोजन दोबारा से ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक, अब इसके बाद मैं इसमें बस लास्ट पॉइंट डिस्कस करके उसके बाद हम इस टॉपिक को करते हैं वाइंड अप। ठीक, इस टॉपिक को हम खत्म कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें सुक्रोज जो है, ठीक है, एक कंपाउंड है सुक्रोज जो 2 शुगर यूनिट से मिल करके बना हुआ होता है। इस तरह से ये जुड़ा हुआ होता है, मैं जरा इसको ठीक से नहीं जोड़ सका, तो ये सुक्रोज का मॉलिक्यूल है। ठीक, तो ये सुक्रोज जो मॉलिक्यूल है ये एक एंजाइम है सुक्रेज, इसकी मदद से इसकी ब्रेकडाउन होगी। यानी जब आप पानी के मॉलिक्यूल ऐड करेंगे इसके बीच में, तो ये यूनिट अलग हो जाएगा और दूसरा यूनिट इसका अलग हो जाएगा।
अब इसकी जब ब्रेकडाउन हो जाएगी, इसकी ब्रेकडाउन से दो चीजें बनेंगी। एक तो इसके ब्रेकडाउन से बनेगा फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल, ठीक, और दूसरा इसके ब्रेकडाउन से बनेगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। सुक्रोज जो कि हमारे पास एक डाइमर है, या आप यूं कह सकते हैं कि दो जो कार्बोहाइड्रेट के सिंगल यूनिट से उनसे मिलकर बना होता है। एक इसमें फ्रुक्टोज होता है, दूसरा इसके अंदर ग्लूकोज। तो जब सुक्रेज एंजाइम की मदद से सुक्रोज टूट जाएगा तो वो फ्रुक्टोज रिलीज करेगा और उसके साथ साथ ग्लूकोज बनाएगा, और ग्लूकोज दोबारा इस प्रोसेस को चला सकता है एटीपी बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, और उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी करें, और दूसरे दोस्तों के साथ आप इसको काइंडली शेयर भी ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।